हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड और डूइंग वेल और अपने स्टडीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंडियन पॉलिटी करवा रही हूं और अभी तक के लेक्चर्स में हमने इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बहुत से लेक्चर हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने कंपनी रूल के, ब्रिटिश एक्ट और चार्टर किए थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए पहले हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि हिस्टोरिकल, एक सेकेंड, हाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कंपनी रूल, दूसरा होता है क्राउन रूल। अंडरस्टूड? सबसे पहले हमने अभी तक 1773, 1781, 1784, 1786 के ब्रिटिश एक्ट किए थे और उसके बाद हमने अभी तक जो किया है वो किया था चार्टर एक्ट जो 1793 का, उसके बाद 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और उसके बाद 1853 का चार्टर अभी तक हमने लेक्चर में कवर कर लिया है। तो हम कर रहे थे क्राउन रूल और क्राउन रूल में भी मैंने आपको गवर्नमेंट एक्ट 1858 करवा दिया है। ठीक है, तो मैंने ये आपको कंप्लीट अच्छे से पिछले लेक्चर में समझा दिया है। जिसने भी नहीं देखा वो उसको प्लीज विजिट करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने कवर करवाया था, वो टॉपिक था द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप इसको भी अच्छे से देखना, तभी आपको क्राउन रूल अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने क्या क्या किया था तो आपको अच्छे से इंडियन काउंसिल एक्ट समझ आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस एक्ट को 1857 के रिवोल्ट के बाद लाया गया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अभी आप जो आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ है उसका आंसर ये है कि इसको लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के दौरान जो ब्रिटिशर थे उनको कि फील हुआ कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो इसकी वजह से इन्होंने 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लाया कि जिसकी वजह से वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में वो क्या कर सकें, जो इंडिया में ब्रिटिशर की टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर कर ली थी, उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए ये एक्ट लाया। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसका फीचर है अबॉलिशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया जिसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अंडरस्टूड? देन उसके बाद इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को वॉइस रॉय की पोजीशन बना दिया, मीन उसकी डेजिग्नेशन चेंज कर दी। ओके, वॉइस रॉय। और इसके बाद इन्होंने जो भी पावर थी, जो भी टेरिटरी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी। मीन सारी की सारी जो पावर थी अब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर ली थी। ओके,
तो नेक्स्ट, इन्होंने इस एक्ट के दौरान इंडियन सिविल सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर था वो मेरिट बेस पर कर दिया, मेरिट बेस पर सिलेक्शन प्रोसेस कर दिया था। तो मैंने आपको एक हल्का सा रिवीजन करवा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858 का। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो लेक्चर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से अच्छे से इसको एक्सप्लेन, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड में क्या था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनको क्या महसूस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 के रिवोल्ट में इनको एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मिली, इनको लगा कि कुछ वीकनेस है जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। तो इसको लाने के लिए इन्होंने पहले एक्ट 1858 लाया इसको ठीक करने के लिए, अब काउंसिल एक्ट लाए 1861 का। ओके, तो यहाँ से इनको एक चीज़ और फील हुई कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडियन को भी इंक्लूड किया जाए, कुछ इंडियंस को भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो रिवोल्ट के बाद जो डायरेक्ट कंट्रोल था इंडिया का वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के पास आ गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले था रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, डिसेंट्रलाइजेशन लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रोविंसेस, उसके बाद इंक्लूजन ऑफ इंडियंस, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस और पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये इसके चार क्या है मेन प्रोविजन है। तो चलिए एक एक करके सब प्रोविजन को समझते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रोविजन है वो है रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अभी इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल की जो भी काउंसिल थी उसमें इन्होंने 6 से 12 मेंबर कर दिए, 6 से 12 मेंबर कर दिए लेजिस्लेटिव वर्क के लिए, लेजिस्लेटिव वर्क के लिए। तो यहाँ से इन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, मीन डिवाइड कर दिया कि लेजिस्लेटिव अब अलग होगी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग करेगी। तो अगर मैं आपको इसका हल्का से ओवरव्यू दूं, इन्होंने क्या किया था कि 2 ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, एक ग्रुप में क्या किया, एक करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, मीन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा, और दूसरा क्या करेगा, लॉ मेकिंग का काम करेगा, लॉ मेकिंग का। ओके, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा मीन कि वो गवर्नमेंट को चलाएगा, और ये है आपका लेजिस्लेटिव वर्क, लेजिस्लेटिव वर्क, और इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव वर्क, एग्जीक्यूटिव वर्क। तो इन्होंने 2 पार्ट में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में सेपरेट कर दिया। उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो इसमें क्या किया इन्होंने, गवर्नर जनरल जो था अब उसके पास न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसकी हेल्प से वो लॉ मेक कर सकता था, जिसकी वजह से वो लॉज बना सकता था। तो फर्स्ट टाइम इस काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसिंग इंडियन रिप्रेजेंटेशन। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे हमारे इंडियन, नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे, इंडियन। इनको क्या किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा, नॉमिनेट किया जाता था। ओके, तो अगर हम बात करें, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि जब इन्होंने डेजिग्नेशन चेंज कर दी थी, डेजिग्नेशन चेंज की थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की वॉइस रॉय ऑफ इंडिया में, तो
अभी हम इसमें यही पढ़ के आए हैं कि गवर्नर जनरल की काउंसिल, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल क्यों बोला जाता है, वॉइसरॉय की काउंसिल क्यों नहीं बोला जाता, तो ये पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय एक ही डेजिग्नेशन में है, ओके। तो गवर्नर जनरल कब बोला जाता है, जब वो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करता है, तब उसको गवर्नर जनरल बोला जाता है, इसीलिए गवर्नर जनरल की काउंसिल बोला जाता है। अगर वही वॉइसरॉय कब बोला जाता है, जब वो सेरेमोनियल काम करे, गवर्नर जनरल सेरेमोनियल काम करेगा या डिप्लोमेटिक रोल करेगा, ठीक है, डिप्लोमेटिक रोल प्ले करेगा। जैसे डिप्लोमेटिक रोल में क्या आ जाएगा कि जैसे इंडियन रूलर के साथ उसने ट्रीटी साइंस करवानी है, इंडियन रूलर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, उनकी सोल्यूशन बताना है। सेरिमोनियल में क्या था, वो पब्लिक फंक्शन अटेंड करेगा, जो इंडियन रूलर थे, नवाब थे, उनमें कोई जो फंक्शन होगा उसको अटेंड करेगा, तब उसको वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाएगा। जब वो ब्रिटिशर के लिए काम करेगा, ठीक है, ब्रिटिशर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा, तब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही बोला जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कहा जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने ये कर लिया। अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर समझ आ गए कि नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे, इंडियन थे। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू प्रोविंसेस। अब इन्होंने क्या किया कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो इन्होंने बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको वापस कर दी। उनको बोला गया कि आप अपने एरिया के लिए, आप अपनी प्रोविंस के लिए लॉज बना सकते हो, ठीक है, लॉज बना सकते हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। तो जो पहले 1833 के एक्ट के अकॉर्डिंग चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, इनसे लेजिस्लेटिव की पावर ले ली गई थी, अभी इनको दोबारा वापस कर दी गई है। तो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्रिएट की गई, बंगाल की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की और पंजाब की। ओके, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। अब क्या था पावर टू इशू ऑर्डिनेंस का मीन, अब गवर्नर जनरल था जिसको हम वॉइसरॉय भी बोलते हैं, इसके पास एक अथॉरिटी थी कि वो इशू कर सकता है किसी भी ऑर्डिनेंस को अगर उसको अर्जेंट सिचुएशन में ज़रूरत है, ठीक है। तो बट जो भी ये लॉ पास करेगा, ऑर्डिनेंस पास करेगा, वो 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर काउंसिल को लगता है कि वो सही लॉ बना है तो वो इसको अप्रूवल दे के इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर इस पे कोई काम ना किया जाए तो इसको रद्द भी किया जा सकता है। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 6 मंथ के बाद इसने ऑटोमेटिकली रद्द हो जाना है, ठीक है। तो इसके बाद इंक्लूजन ऑफ इंडियन, मीन इस एक्ट ने क्या किया, इंडियन को भी ऐड किया लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, बट नाम का था। मीन इन्होंने ये तो बोल दिया था कि इंडियन क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में काम कर सकते हैं, बट उसके पास इतना चांसेस नहीं थे। नेक्स्ट है आपका, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो 3 मेंबर नॉमिनेट किए इंडिया से। पहला मेंबर था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। आप लोगों ने ये तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें क्या किया गया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था इन्होंने, अब इसके पास डिसअलो और मॉडिफाई करने की पावर रखी लॉ को। जो भी काउंसिल एक्ट पास करती थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाता था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखता था कि वो इसको अलो करेगा कि डिसअलो करेगा। अगर उसमें कुछ मॉडिफाई की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, जब कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, तो वो इसके पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर थी कि वो कर सकता है। लॉज हेल्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या था, जो भी लॉ अप्रूव किए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट
ऑफिशियल मेंबर आउटनंबर नॉन ऑफिशियल लिमिटिंग इंडियन इन्फ्लुएंसेस। अब इसमें क्या था कि कोई भी लॉ बनाया जाएगा उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो भी इन्फ्लुएंस होगा वो ऑफिशियल मेंबर्स का होगा, मीन ब्रिटिशर्स का होगा। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं मीन, अभी तक आपने जो किए हैं वो हमने कर लिए हैं इसके मेन प्रोविजन। मेन प्रोविजन में बात करें हम तो इन्होंने क्या क्या मेन प्रोविजन लाए कि इन्होंने इंडियन को ऐड किया, इंडियन को लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए ऐड किया। फिर इसमें सेक्रेटरी को सारी पावर दी गई कि वो लॉ को अलो कर सकता है, डिस अलो कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, ये सारी पावर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी गई। और रिस्टोरेशन किया गया, मीन इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उसको 6 से 12 कर दिया। ओके, 6 से बढ़ाकर 12 कर दिए। और उसमें भी इन्होंने डिवीज़न कर दी कि लेजिस्लेटिव का वर्क जो है वो अलग देखा जाएगा और एग्जीक्यूटिव का वर्क जो है वो अलग देखा जाएगा। इसके बाद इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में, नहीं ये वाला पॉइंट तो पिछला था, एक मिनट सेकेंड, सॉरी। इसके बाद इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, मीन अभी प्रोविंसेस को भी पावर दे दी कि वो लॉ बना सकते हैं, जैसे बॉम्बे मद्रास के जो गवर्नर थे वो लॉ बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे मेन प्रोविजन। इसके बाद चलते हैं इसके सिग्निफिकेंस, मीन इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या थी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम था जब इंडियन को ऐड किया गया लॉ मेकिंग के प्रोसेस में। ओके, बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडियन, मीन कि बिगनिंग की गई कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडियन भी जो प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव का प्रोसेस है, बट लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव थे इनका, मीन ज़्यादा इनको मीन्स पावर नहीं दी गई थी बट लिमिटेड थी। लेड द फाउंडेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, मीन एक फेडरल स्ट्रक्चर को जो फाउंडेशन यहाँ रख दी गई थी इन्होंने, उसको एम्पावर करने के लिए, किसको एम्पावर करना था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। प्रोवाइडेड अ मॉडल फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, अभी इन्होंने इसके बाद कुछ एक्ट निकल के आएंगे जो ये क्या करेंगे, उसको रिफॉर्म में लाएंगे। जैसे 1892 का काउंसिल एक्ट आएगा, इसके बाद 1909 का काउंसिल एक्ट आएगा जिसमें ये और भी ज़्यादा चेंजेस करेंगे अपने गवर्नेंस को अच्छे से चलाने के लिए। ओके, तो इसके बाद आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशन में क्या था, इंडियन के पास रियल पावर नहीं थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि लिमिटेड पावर थी। ओनली डिस्कस और एडवाइस, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, एडवाइस दे सकते थे, बट बाकी का सारा प्रोसीजर जो भी लॉ मेकिंग का जो काम था वो ब्रिटिशर्स ही करेंगे। ऑफिशियल मेंबर डोमिनेट द काउंसिल, बट क्या करते थे, ऑफिशियल जो ब्रिटिशर थे वो डोमिनेट करते थे, वो इंडियन को आगे आने नहीं देते थे। नो प्रोविजन फॉर इलेक्शन, मेंबर वर नॉमिनेटेड, इसमें क्या किया जाता था, इलेक्शन नहीं करवाए जाते थे, सिर्फ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था। अगर एक्ट डिड नॉट एड्रेस पॉलिटिकल राइट एंड डिमांड ऑफ इंडियन, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं था इंडियन के पास और कोई भी डिमांड नहीं थी इंडियन की। ओके, तो ये रहे इसके जो भी आपकी लिमिटेशंस। अगर हम बात करें कि वाई दिस एक्ट इम्पोर्टेंट, ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम अलो किया गया लॉ मेकिंग के प्रोसेस में इंडियन को, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया इसके अकॉर्डिंग, और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, तो आज का था आपका ये टॉपिक इंडियन काउंसिल एक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जितना भी मैंने आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का समझाया है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई
कर दूंगी। ओके, अगर आप इस लेक्चर के पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेहरा मास्टरी क्लास 24 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, जय हिंद।